हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 22 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन है, झावेरी बहनें जिनका नाम दर्शना, नैना, रंजना एवं सुवर्णा है, इनका जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए, झावेरी बहनों का जो संबंध है ना, ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु बिपिन सिंह को जो है मणिपुरी नृत्य का जो जनक है वो माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जो है ये कितने गेंदों पर लगाया था? तो देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ जो आपका ओडीआई सीरीज हुआ था ना, उसमें ईशान किशन ने जो है मात्र 126 गेंदों पर जो है वो दोहरा शतक जो है वो लगाए थे। तो 126 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए, ईशान किशन ने जो है इस पारी के दौरान 23 चौके और 9 जो है वो शानदार छक्के भी लगाए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ईशान किशन ने जो है क्रिस गेल यानी जो धाकड़ बल्लेबाज जो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल है ना, वो जो है क्रिस गेल का जो वो रिकॉर्ड तोड़े हैं। कौन सा रिकॉर्ड? तो देखिए, ओडीआई में दोहरा शतक सबसे तेज लगाने वाले जो रिकॉर्ड है ना, वो क्रिस गेल का जो है ईशान किशन ने तोड़ दिया है। पहले जो ये सबसे तेज जो दोहरा शतक था ना, वो क्रिस गेल के नाम था, जो कि 138 बॉल पर जो है ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है क्रिस गेल ने जो है अपना दोहरा शतक जो वो लगाया था। और ईशान किशन ने जो है मात्र 126 गेंदों में जो है सबसे तेज दोहरा शतक जो वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में जो भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपका ओडीआई सीरीज खेला गया था ना, इसमें जो है हाल ही में शुभमन गिल ने भी जो है वो दोहरा शतक लगाया है। शुभमन गिल ने जो है मात्र 146 गेंदों पर जो है वो आपके दोहरा शतक जो वो लगाए हैं, और शुभमन गिल ने जो है ये ईशान किशन का जो वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अगर पूछा जाए कि शुभमन गिल ने ईशान किशन का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, तो देखिए, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले जो बैट्समैन थे ना, वो आपके ईशान किशन थे, जो कि 24 वर्ष में जो है बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक लगाए थे। लेकिन मात्र जो है 23 साल 132 दिन में जो है शुभमन गिल ने सबसे कम उम्र में जो वो दोहरा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है ना, वो आपका ईशान किशन का तोड़ दिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नोटबंदी 2023 के पीठासीन कार्रवाई के जो है ये न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2016 को जो आपका नोटबंदी हुआ था, उसमें नोटबंदी 2023 के पीठासीन कार्रवाई के जो है आपके 5 जज हैं, और वो 5 जजों के नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस V नागर रत्ना, ये जो है 5 जज जो है 7 दिसंबर 2022 को ये जो है फैसला जो है वो आपका सुरक्षित रख लिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में जो आपका फैसला सुनाया गया था, उसमें जज जस्टिस नजीर का जो है वो अंतिम कार्य दिवस भी जो है वो आपका रखा है। यानी जो ये आपके जस्टिस नजीर थे ना, ये आपके 3 जनवरी 2023 को जो है वो आपका सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो ऑप्शन में आपका जस्टिस नजीर दिया गया था, तो जस्टिस नजीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में जो है ये कितने सीटों पर जो वो चुनाव हुआ था? तो देखिए, हाल ही में आपका जो दिल्ली नगर निगम चुनाव जो हुआ था, वो आपका टोटल 250 सीटों पर जो है वो आपका चुनाव हुआ था। तो 250 आपका करेक्ट आंसर होगा। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी
में जो है 134 सीटें आई थी और बीजेपी में जो है 104 सीटें आई थी और कांग्रेस में 9 और अन्य के खाते में जो है वो आपका 3 सीटें आई थी। यानी अगर विजेता की बात कर ले तो ये आपका आम आदमी पार्टी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है 1826 ईस्वी में किसने जो है इस स्थल की जो यात्रा है ना वो शुरू की थी। तो देखिए सबसे पहले 1826 ईस्वी में जो है चार्ल्स मैसन ने जो है इस स्थल की जो वो यात्रा जो है वो किए थे और हड़प्पा में जो है एक टीले के बारे में जो वो बताए थे। तो चार्ल्स मैसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1809 में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की जो संधि है ये किसके बीच हुआ था। तो देखिए 1809 में जो आपका अमृतसर की जो संधि हुआ था ये आपका चार्ल्स टी मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन में आपका चार्ल्स टी मेटकॉफ दिया गया था। तो चार्ल्स टी मेटकॉफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आम बजट 2023-24 में जो है शिक्षा के लिए कितने रुपए जो है वो आपका आवंटित किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आम बजट 2023-24 में जो है शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए जो है वो आपके आवंटित किए गए हैं और पिछले साल के बजट में 2022-23 में जो है शिक्षा के लिए कुल जो है आपका 1,04,278 करोड़ रुपए जो है वो आपका आवंटित किए गए थे। तो शायद आपका 2022 का पूछा गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर 2023-24 का पूछा गया था तो 1,12,899 करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना में तीसरा सबसे कम साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट वाला जो है राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें तीसरा सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था वो आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा था यानी सबसे कम जो साक्षरता दर रहा था ये किस राज्य का रहा था। तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था और सेकंड स्थान पे जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था तो ये आपका केरल राज्य रहा था। अगर सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश का पूछ ले तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। सेकंड स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य का रहा था और थर्ड स्थान पे जो आपका गोवा राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था। तो देखिए दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण है ये 1650 में शाहजहां के द्वारा जो है ये शुरू करवाया गया था। तो शाहजहां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दिल्ली में जामा मस्जिद को बनाने का जो समय है ना वो आपका 6 वर्ष लगा था। यानी जामा मस्जिद का जो कार्य है वो पूर्ण कब हुआ था यानी समाप्त कब हुआ था तो ये आपका 1656 में जो है ये समाप्त हो गया था। और इसमें जो है कितने रुपए जो है वो लगे थे तो इसमें जो आपके 10 लाख रुपए जो वो लगे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है वह जो किस अनुच्छेद के तहत जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय की ओर जो वो जा सकता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वो जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो वो जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में तमिलनाडु में आया मैंडूस जो चक्रवात यानी जो मैंडूस जो साइक्लोन था ना इसका नाम जो वो किसने दिया था। तो देखिए जिस भी देश से अगर साइक्लोन आता है ना उसका जो चक्रवात का जो नाम है वही देश जो है वो देता है। तो देखिए हाल ही में जो आपका तमिलनाडु में ये जो आपका मैंडूस जो चक्रवात आया था ना ये आपका इसका जो नाम है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने दिया था। तो UAE आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब पीने की जो उम्र है ना ये कितने साल से घटाकर 21 साल जो है वो कर दिया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में शराब पीने की जो उम्र पहले थी वो आपका 25 साल था। 25 साल से अगर नीचे अगर आप शराब पीते थे तो पहले जो है ये आपका अपराध माना जाता था। लेकिन नई जो आबकारी नीति आई है ना इसमें दिल्ली में शराब पीने की जो उम्र है ये आपका 25 साल से घटाकर जो है वो 21 साल कर दिया गया है। तो 25 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक थे जिनका 2022 में जो वो निधन हुआ है। तो देखिए ये जो आपका पंडित शिव कुमार शर्मा है ना जो कि आपके संतूर वादक थे और इनका जो निधन है ये आपका 10 मई 2022 को हुआ था। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस अधिनियम के तहत इंपीरियल बैंक का जो नाम है ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1955 में आरबीआई ने जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो है ये अधिग्रहण जो है वो कर लिया था। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1955 के तहत जो है 30 अप्रैल 1955 को इसे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो वो रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ना ये आपका 27 जनवरी 1921 को हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका जी.एम. स्किन्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो की गई। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर 1955 में जो है इंपीरियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में जो है इंपीरियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था और इसका नाम बदलकर जो है वो आपका भारतीय स्टेट बैंक जो है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पॉस्को एक्ट ये जो है कब लागू किया गया था? तो देखिए पॉस्को का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है और इसको जो है 14 नवंबर 2012 को जो वो लागू किया गया था। तो 14 नवंबर 2012 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पॉस्को अधिनियम है ना ये बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो है ये आपका अधिनियम जो वो बनाया गया था। और देखिए इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को जो है वो बच्चा माना जाएगा। ये जो आपका इस अधिनियम में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मझगवा हीरे की जो खदानें हैं ना ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मझगवा हीरे की जो खदानें हैं ये आपका मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में पांचवें तत्व जो है ये कौन सा है? तो देखिए आवर्त सारणी में जो आपका पहला तत्व है ये आपका हाइड्रोजन है। उसके बाद आपका क्या आता है? तो हाइड्रोजन, उसके बाद सेकंड आपका हीलियम, उसके बाद आपका लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, यानी जो पांचवा जो तत्व है वो आपका बोरोन है। तो बोरोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जाट जटिन ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका जाट जटिन है ना ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे बिहार के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि कट घोड़वा नृत्य, विदेशिया नृत्य, झिझिया नृत्य, झुमरी डांस, कर्मा नृत्य और सामा चकेवा, ये सब जो नृत्य है ना ये आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए ये जो आपका कैंसर लाइन यानी जो ये आपका कर्क रेखा है ना ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ आपका छत्तीसगढ़, फिफ्थ आपका झारखंड, सिक्स्थ आपका पश्चिम बंगाल, सेवेंथ आपका त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी शिखर है ना यानी जो ये आपका गुरु शिखर है ना इसका हाइट जो है वो पूछा गया था। तो देखिए अगर अरावली पर्वतमाला की बात कर ले तो ये आपका भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित जो है एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में जो है आडावाला पर्वत के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अरावली पर्वतमाला है ना ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है। और अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये आपका जो है गुरु शिखर है जो कि आपका माउंट आबू यानी सिरोही जिले में स्थित है। और अगर इसकी हाइट की बात कर ले तो 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो 1722 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका जो गठन है ना वो किया गया? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना का जो प्रावधान है ना वो किया गया है। इनका यानी इनका जो गठन है वो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना ये 25 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना किया गया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी को प्रति वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना, ये आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ये जो है इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, इनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए ना, वो इनका जो है कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन सभी का जो चुनाव से संबंधित जो सत्ता होता है ना, ये भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद इन सभी का चुनाव का जो सत्ता से संबंधित ये जो है किसके पास होता है, तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भूटान की जो सीमा है ना, ये भारतीय राज्य से कितने किलोमीटर जो है वो लगता है, यानी भारत जो है भूटान के साथ कितने किलोमीटर सीमा जो है वो साझा करता है। तो देखिए भूटान जो है भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की जो सीमा है ना वो साझा करता है। तो 699 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के 4 राज्य जो है आपके भूटान की सीमा से जो वो सीमा साझा करते हैं, और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका सिक्किम, सेकंड आपका पश्चिम बंगाल, थर्ड आपका असम और फोर्थ आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो है ना, ये भारत के भूटान के साथ जो है वो आपके सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की जो सीमा है ना, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम की जो सीमा है ना, ये भूटान के साथ सबसे ज़्यादा जो वो लगती है। कितनों किलोमीटर लगती है, तो ये आपका 267 किलोमीटर लगता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है जो कि 217 किलोमीटर लगता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये आपका 183 किलोमीटर लगता है। और सबसे कम जो सीमा है ना, ये सिक्किम राज्य का लगता है जो कि 32 किलोमीटर सीमा जो है वो भूटान से लगता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ बांग्लादेश जो है ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है वो साझा करता है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ टोटल 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मौलिक अधिकार है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए अगर बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है हमारे संविधान में 7 जो है वो मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 31 में था, उसको जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकार की सूची से जो है वो हटा दिया गया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संविधान के भाग 12 में अधिनियमित और 301 के तहत जो है एक सामान्य संवैधानिक अधिकार भी जो है इसे जो है वो अधिकार बना दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को जो है किस अनुच्छेद में अब रखा गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्रीलंका को 2023 में जो है भारत ने कितने अधिकतम रनों से जो है वो हराया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में हाल ही में जो आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो आपका 3 जो वनडे मैच खेला गया था ना, इसमें तीसरे वनडे में जो है भारत ने श्रीलंका को 317 रन से जो है वो हरा दिया था। और ये जो मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये जो मैच है ना ये भारत के तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है ये आपका खेला गया था। और ये जो आपका 317 रन से जो भारत ने श्रीलंका को हराया था, इसमें रनों के अंतर से जो है वनडे इतिहास की जो है ये सबसे बड़ी जीत थी। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ना, ये न्यूजीलैंड के नाम था। न्यूजीलैंड ने जो है 2008 में आयरलैंड को जो है वो 290 रन से हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में विराट कोहली ने जो है वनडे में किस खिलाड़ी को जो वो पीछे छोड़ा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो आपका श्रीलंका और आपका भारत के बीच जो आपका वनडे मैच खेला गया था, उसमें तीसरे वनडे में जो है कोहली ने 110 गेंद में जो है नाबाद 166 रन की जो है वो पारी खेली थी। और इस पारी के बाद जो है ये आपके विराट कोहली वनडे क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड जो वो अपने नाम कर लिए थे। कोहली जो है वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में जो है ये महिला जयवर्धन जो कि आपके श्रीलंका के खिलाड़ी थे और इन्हें पीछे छोड़कर जो है ये 5वें स्थान पर जो वो आपके आ गए। यानी विराट कोहली ने जो है किसका आपका जो है खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है। तो देखिए श्रीलंकाई बल्लेबाज महिला जयवर्धन को जो है ये पीछे छोड़े हैं। तो महिला जयवर्धन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने जो है तीसरे वनडे में एक और रिकॉर्ड जो है अपने नाम जो है वो किए हैं। विराट कोहली ने जो है एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने का जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी जो है वो तोड़ दिया है। कोहली के नाम पर अब श्रीलंका के खिलाफ यानी किसी भी टीम के खिलाफ जो है वनडे इंटरनेशनल में 10 शतक जो वो हो चुके हैं, जो इस प्रारूप के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ जो है वो सबसे ज़्यादा शतक है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सती प्रथा का जो अंत है ना ये किस गवर्नर ने किया था। तो देखिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत जो वो किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी जिन्हें हुमायूं को जो है 1540 में हराकर उत्तर भारत में जो है सूरी साम्राज्य जो वो स्थापित किया था। तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो शेर शाह सूरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का जो है बचपन का नाम क्या था। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था ना ये फरीद खान था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022-23 के बजट में कितने किलोमीटर सड़क बनाने का जो लक्ष्य है ना वो रखा गया है। तो देखिए 2022-23 के दौरान 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जो है वो किया जाएगा। तो 25,000 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 का जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट यानी तत्व जो है वो नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 को जो है यह आपका हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और देखिए हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वर्ग 17 की बात कर ले तो देखिए वर्ग 17 में जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये सब जो आपके ग्रुप 17 के जो है ये सब आपके तत्व हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन में दिया गया था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किसान पुष्पक योजना के तहत जो है कितने ड्रोन किसान को जो वो ऋण पर दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। और इसमें जो है 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को जो है किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए जो वो स्वीकृति जो है वो मिली है। तो 150 गरुड़ कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में दूसरा सबसे ज्यादा रेप यानी बलात्कार जो है ये किस राज्य में होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो है दूसरा जो वो सबसे ज्यादा बलात्कार करने वाला जो है वो राज्य होता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य अगर ये पूछ ले तो देखिए प्रथम स्थान पे जो आपका राजस्थान राज्य है। इसके अलावा तीसरे पायदान की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश राज्य है। और चौथे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन पादप कोशिका से संबंधित नहीं है, जहां पे आपका लाइसोसोम ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए पादप कोशिका में जो है ये लाइसोसोम जो वो नहीं पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में जो ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए खालसा कॉलेज की जो स्थापना है ना ये अमृतसर में 1892 ईस्वी में हुआ था। तो 1892 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टिहरी बांध ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका टिहरी बांध है ना ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेक स्टार्टअप फर्म
आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G समक्ष ड्रोन का जो है नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के 5G सक्षम ड्रोन का जो नाम है ना, ये आपका स्काई हॉक जो वो रखा गया है। तो स्काई हॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो देखिए, कैरोफाइसिन ग्रीन ये जो शैवाल है ना, इसमें जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है ग्रीन शैवाल दिया गया था, तो ग्रीन शैवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग का गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी 2021 में जो है शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के द्वारा 2021 में जो आपका गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया था, इसमें सबसे ज्यादा जो गरीब राज्य रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य रहा था सबसे गरीब में, तो ये आपका जो है झारखंड राज्य रहा था। इसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे रहा था, और चौथे स्थान पे जो आपका मध्य प्रदेश रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का जो 2021 में गरीबी सूचकांक का जो रिपोर्ट जारी किया गया था, इसमें सबसे कम जो गरीब राज्य रहा था, यह आपका केरल राज्य रहा था। उसके बाद आपका गोवा रहा था, इसके बाद आपका सिक्किम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन आया था कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो आपका सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी से मिलता जुलता जो है आपका एक और राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, ये जो आपका सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक हाथी अभ्यारण्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। और देखिए, अनुच्छेद 19(1) के ए यानी क में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अधिकार प्रदान किया गया है। 19(1) के बी में जो है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने का जो अधिकार है वो आपका प्रदान किया गया है। 19(1) के सी में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। 19(1) के डी में जो है भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। 19(1) के ई में जो है भारत के क्षेत्र में बसने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। और 19(1) के जी में जो है व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका प्रदान किया गया। और आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने यानी किसी भी देश में घूमने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 19(1) के डी के अंतर्गत जो है ये आपका अधिकार दिया गया है। तो 19(1) का डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में, सॉरी यहाँ पर 2022 नहीं 2021 का पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में जो है जीडीपी ये जो है कितने नंबर पर रहा? तो देखिए, मैं आपको बता दूं 2021 की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में ये जो आपका 6वें नंबर पर रहा था। तो 6वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो देखिए सितंबर 2022 में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम देश को पछाड़कर जो है भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो बन गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अविनाश साबले ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अविनाश साबले है ना, ये जो आपके भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आपका 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इंग्लैंड बर्मिंघम में, इन्होंने जो वहां से जो है वो रजत पदक जीते थे। और इन्होंने जो मात्र 8 मिनट 11 सेकेंड और 20 मिनट का जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी जो है वो आपका बनाया था। और ये जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ना, इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में जो है ये रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये टाइमिंग भी जो आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में जो है रजत पदक जीते थे। और ये जो आपके भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो कि आपके 3000 मीटर में जो है ये आपके स्टीपल चेज में जो है ये आपके माहिर है। तो स्टीपल चेज आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो स्टीपल चेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राम मंदिर के फैसले में 5 जजों में से जो है जनवरी 2023 में कौन से मुस्लिम जज जो है वो आपके रिटायर हुए हैं?
तो देखिए जो आपका अयोध्या के राम मंदिर में 5 जज जो आपके नियुक्त किए गए थे फैसले के आधार पर, उसमें जो जनवरी 2023 में जो है ये जो आपके सैयद अब्दुल नज़ीर जो कि मुसलमान जज थे, और ये जो है जनवरी 2023 में जो ये आपके रिटायर हुए हैं, तो सैयद अब्दुल नज़ीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सैयद अब्दुल नज़ीर है ना, ये आपके 12 फरवरी 2023 को जो है इन्हें आंध्र प्रदेश के जो है 24वें राज्यपाल के रूप में जो वो नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्रिया नृत्य ये जो है कौन से दिशा में पड़ता है। यहाँ पर जो राज्य नहीं पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ये नहीं पूछा गया था, कौन से दिशा में पड़ता है ये पूछा गया था। तो देखिए अगर सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो देखिए सत्रिया जो है एक नृत्य नाट्य जो है आपका प्रदर्शन कला है, जिसकी उत्पत्ति जो है असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठ में जो है इसका जो है उत्पत्ति किया गया था। और देखिए सत्रिया नृत्य का जो श्रेय है ना, ये 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और श्रीमंत शंकरदेव नामक संत को जो है वो दिया जाता। यानी सत्रिया नृत्य की जो खोज है वो किसने की थी। तो देखिए सत्रिया नृत्य की जो खोज है ना, ये आपका श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये आपका 15वीं शताब्दी में जो इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्रिया नृत्य को जो है 2000 ईस्वी में भारत के संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है ये आपका मान्यता भी जो है वो आपका दिया गया। और वहीं अगर प्रश्न की बात कर ले तो सत्रिया नृत्य कौन से दिशा में पड़ता है, तो देखिए सत्रिया नृत्य जो है ये आपका असम के पूर्वोत्तर भारत के जो है वैष्णव मठों में आता है। तो पूर्वोत्तर भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ ले कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान में जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में भी आप जान लीजिए, जैसे कि भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात कर ले तो ये आपका उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का जो ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का है। और ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की ये जो जीवनी है ना, ये किस मुगल बादशाह की बेटी ने लिखा था। तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जीवनी है ना, ये आपका जहांआरा बेगम साहिब ने लिखा था। और ये जो आपका जहांआरा बेगम साहिब थी ना, ये शाहजहां और मुमताज महल की जो है ये आपका सबसे बड़ी बेटी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जीवनी लिखा गया था, इसका जो शीर्षक रहा था ना, वो आपका मुनीस अल अरवा रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो जहांआरा बेगम साहिब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव लोकसभा सांसद ये जो है किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए राजा राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले तो ये आपके 17वीं लोकसभा के जो है वो सदस्य हैं। और लोकसभा को जो वो आपका निचला सदन भी कहा जाता है। और ये आपके हरियाणा में गुरुग्राम का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सदस्य हैं। तो बीजेपी पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये कौन सा रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, ये आपका 15वीं जनगणना रहा था। और स्वतंत्रता के बाद ये जो आपका 7वीं जनगणना रहा था। और जो पहला जनगणना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2011 की जनगणना में सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था ना, ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आप बता दूं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। उसके बाद तीसरे स्थान पे जो है आपका बिहार राज्य रहा था। और चौथे स्थान पे जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य रहा था वो आपका गोवा राज्य रहा था। वहीं अगर सबसे बड़े राज्य की पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य रहा था वो आपका राजस्थान राज्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर ये जो है किस राज्य का रहा था, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है ना, ये केरल राज्य का रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है ना, ये आपका 94% रहा था। और सबसे कम जो साक्षरता दर यानी
लिटरेसी रेट वाला जो राज्य रहा था वो आपका बिहार राज्य रहा था। वहीं अगर लिंगानुपात की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ना ये आपका केरल राज्य का रहा था और सबसे कम जो लिंगानुपात है ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स का जो प्रतिशत है ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स का जो आपका प्रतिशत रहा था वो 8.6% रहा था। तो 8.6% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुसूचित जाति की बात कर ले यानी शेड्यूल्ड कास्ट का जो आपका प्रतिशत रहा था वो आपका 16.6% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का ये जो पुरातात्विक स्थल जो धौलावीरा है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका धौलावीरा है ना ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो है धौलावीरा को जो है ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरातात्विक स्थल की बात कर ले जैसे कि लोथल भी जो आपका ये गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगन की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आमतौर पर लाइफ राफ्ट जैकेट को फुलाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए लाइफ राफ्ट जैकेट को फुलाने के लिए जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो CO2 गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईसाई धर्म का भारतीयों से संबंध ये जो है कब स्थापित हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की जो शुरुआत है ना ये केरल के तटीय नगर क्रांगनूर में जो है इसका जो है आपका जो शुरुआत है वो किया गया था। और ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक जो आपके सेंट थॉमस जो थे ये आपके 52 AD में केरल के जो है कोडुनगलूर में जो है ये आपके आए थे। और इसी समय से जो है भारत के साथ जो है ईसाई धर्म का जो संबंध है वो आपका स्थापित किया गया था। तो 52 AD आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए आपके 1962 में जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे ना ये आपके मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान के बीकानेर में, यहाँ पर बीकानेर कर लीजिएगा, बीकानेर में हाल ही में 1100 मेगावाट का जो है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का जो वर्चुअल आधारशिला यानी उद्घाटन जो है ये किसने किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है बीकानेर में 1100 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा परियोजना की जो वर्चुअल आधारशिला है वो रखी गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से पैरीफोरा संघ से संबंधी जो है वो कौन सा नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉरीफेरा संघ से संबंधित जो आपके हैं वो आपके साइकोन है, यूप्लेक्टेला है और अस्पंजिला, ये सब जो आपके पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नहीं पूछा गया था। बात कर ले अगर सिलेंट्रा संघ के बारे में पूछा जाए तो देखिए सिलेंट्रा संघ में जो है आपके हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MSME अवार्ड में ये जो है कितनी पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MSME में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो आपका पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान किया जाता है। और देखिए MSME अवार्ड के तहत जो आपका मिनिमम जो आपका राशि प्रदान किया जाता है वो आपका 1 लाख जो है वो प्रदान किया जाता है। और मैक्सिमम की बात कर ले तो ये आपका 3 लाख के मध्य जो है ये आपका पुरस्कार राशि दी जाती है। तो 1 से 3 लाख के मध्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में जो है इसमें जो प्रथम पुरस्कार से जो है ना ये आपका ओडिशा सरकार को जो वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता जो ये किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंबे समय तक सेवा करने वाले ये जो आपके लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता है ना, ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लोकसभा के जो सदस्य है ना, ये आपके 11 बार जो है वो चुने गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा बार जो वो चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की जो स्थापना है ना, ये किस एक्ट यानी अधिनियम के तहत हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की जो स्थापना है ना, ये आपका सिडबी अधिनियम 1989 के तहत जो है ये आपका हुआ था। तो सिडबी अधिनियम 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि सिडबी की स्थापना ये जो है कब हुई थी, ये तो आपका अधिनियम हो गया। सिडबी की स्थापना की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सिडबी की जो स्थापना है ना, ये आपका 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अत्रे ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में टोटल 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 जनों को जो है पद्म विभूषण, 17 जनों को जो है पद्म भूषण और 107 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। और देखिए पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता 2022 में प्रभा अत्रे जो है ये आपका कला के क्षेत्र से संबंधित है। तो कला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि प्रभा अत्रे ये जो है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपका किराना घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित जसराज इनका जो संबंध है ना, ये किस घराने से है। तो देखिए पंडित जसराज का जो संबंध है ना, ये आपका मेवाती घराने से है। तो मेवाती घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इसके अंतर्गत जो है राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो देखिए आपका जो अप्रैल 2022 में जो आपका बजट आवंटित किया गया था, इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत राज्यों को जो है 50 साल तक ब्याज मुक्त जो है ये आपका 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो आवंटन किया गया है। तो 1 लाख करोड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो है सभी 28 राज्यों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लगभग जो है 190 परियोजनाएं भी जो है वो प्रस्तुत की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप लोग अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो है आपका पूजनीय का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए पूजनीय के अगर विलोम शब्द की बात कर ले तो पूजनीय का जो विलोम शब्द होता है वो आपका निंदनीय होता है। इसके अलावा 5 प्रश्न जो आपके गाद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आपका पूछा गया था कि निम्न में से अधिकरण कारक जो है ये कौन सा है। एक जो आपका प्रवाचित शब्द से पूछा गया था। 2 जो आपके काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि निम्न में से कौन सा जो है वर्तमान काल कौन सा है और संदिग्ध वर्तमान काल इनमें से जो है कौन सा, ये काल से जो आपका संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और 9 प्रश्न जो आपके लगभग वाक्य शुद्ध या फिर अशुद्ध से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। 3 से 4 प्रश्न जो है आपके मुहावरे और लोकोक्ति से जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपके हिंदी के जो है इस पोर्शन से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।